नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र के रायगढ़ शहर से। रायगढ़ में एक जगह है कालोद। इसी कालोद इलाके में एक रेलवे केबिन के पास में 21 अगस्त को इसी साल 2023 एक शख्स की लाश मिलती है। यह शख्स जो है वो रेलवे एम्प्लॉय है, बल्कि रेलवे का ही एक ट्रेन का गार्ड है। और केबिन के बाहर जहां उसकी लाश पड़ी थी उस जगह पर काफ़ी सारा खून भी था और उसके शरीर में 2 गोलियां लगी हुई थी। तो नेचुरली ये एक मर्डर केस था, डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी। पुलिस को जब जानकारी मिली तो रायगढ़ की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर किया, उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और इसी के साथ पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। जिस तरह से हत्या हुई थी उस पैटर्न को देखकर पुलिस को यह लग रहा था कि इस मामले के पीछे कोई रंजिश या दुश्मनी जैसी बात है, क्योंकि लूटपाट का कोई रीज़न रेलवे केबिन में यानी वर्क स्टेशन में ये बात समझ में नहीं आती है। और वहाँ कोई इतना वैल्यूएबल चीज़ लेकर कोई मौजूद भी नहीं होता कि उससे कोई कुछ लूट कर ले जाए। तो कुल मिलाकर ये मामला जो है वो शुरुआत से ही दुश्मनी का लग रहा था। पुलिस ने तफ्तीश के क्रम में जिस जगह पर यह घटना हुई थी उस जगह के आसपास जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को बहुत बारीकी से देखना शुरू किया। इसके लिए पुलिस ने अलग अलग कई टीमें बनाई और जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया, उसकी जांच की, तो पुलिस ने देखा कि मौका वारदात पर एक शख्स बाइक से आता हुआ दिख रहा है। वो शख्स बाइक से फिर वापस भी गया, लेकिन चूंकि उसने हेलमेट पहन रखी थी और बाइक के साथ उस आदमी को देखकर उसकी आइडेंटिटी जो है, उसकी पहचान जो है वो क्लियर नहीं हो रही थी, इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। लेकिन हाँ, जब पुलिस ने बहुत बारीकी से उस सीसीटीवी फुटेज को अलग अलग एंगल से एग्जामिन किया, जूम इन करके देखा, तो पुलिस ने उस बाइक के मेक के बारे में और उसके नंबर के बारे में काफ़ी हद तक पता लगा लिया। लेकिन उस बाइक को जो आदमी राइड कर रहा था उसके बारे में पुलिस को जानकारी नहीं मिल पाई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, चूंकि यह दुश्मनी का मामला था तो पुलिस जिस आदमी की, जिस रेलवे गार्ड की हत्या हुई थी, उसके दोस्तों और दुश्मनों, रिश्तेदारों, इनके बारे में जानकारी जुटाने में लग गई। जिसकी हत्या हुई थी उसका नाम था चंद्रकांत सेतु कांबले। अब कांबले के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाने की शुरुआत की। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, ड्यूटी ऑफ करने के बाद उसका रूटीन क्या है, ये सारी बातें पुलिस पता कर रही थी। और इसी सिलसिले में पुलिस को ये पता चला कि कांबले तो खैर खुद एक बहुत ही सीधा साधा जीवन जीने वाला आदमी था, लेकिन उसकी अपने ही परिवार में थोड़ी अनबन कह लें या रिफ्ट कह लें, उस तरह का माहौल था। और ये माहौल बेसिकली इसलिए था कि कांबले की एक बहन है जिसका नाम है विमल। विमल ने आज से कई साल पहले एक लड़के के साथ लव मैरिज की थी। उस लड़के का नाम है विजय रमेश शेट्टी। लेकिन विमल और विजय के बीच में इस लव मैरिज के बाद विवाद शुरू हो गया और विमल जो है अब पिछले कुछ समय से अपने पति विजय से अलग रह रही थी। और न सिर्फ अलग रह रही थी, दोनों के बीच तलाक का मुकदमा भी चल रहा था। और चूंकि कांबले की बहन थी विमल, तो कांबले विमल को सपोर्ट कर रहा था, उसकी मदद कर रहा था, उसकी भरण पोषण में भी उसका साथ दे रहा था। तो इस तरह से कांबले के अपने परिवार में थोड़ी मैं ये कहूँगा कि अनबन थी, जिसमें एक तरफ उसका बहनोई था, दूसरी तरफ उसकी बहन थी। तो ये परिवार का एक एटमॉस्फेयर था, परिवार का एक माहौल था। पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली और इसी के साथ साथ पुलिस को ये भी पता चला कि एक मकान को लेकर विजय रमेश शेट्टी, जो उसका बहनोई है, उसके साथ कांबले का विवाद भी चल रहा था। असल में कालोद में ही उसकी बहन विमल और उसके पति विजय का एक मकान है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि विमल और विजय के बीच में तलाक का मुकदमा चल रहा है, तो इसी बीच विजय ने उस मकान को बेचने की कोशिश शुरू कर दी थी। अब जब उसने बेचने की कोशिश शुरू की तो एक रोज़ ये जो कांबले है, इसने अपने बहनोई विजय से संपर्क साधा, उसे कांटेक्ट किया और कहा कि देखो, अगर तुम वो मकान बेचना चाहते हो तो उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। और वो इसलिए भी चाहिए क्योंकि तुम्हारा और विमल का ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है,
तुम लोगों ने एक दूसरे पर तलाक का मुकदमा दायर कर रखा है और मुझे विमल का भरण पोषण करना पड़ रहा है, जो मेरी बहन और तुम्हारी पत्नी है। तो ऐसे में अगर विमल मेरे पास आ गई है और मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ तो मुझे फाइनेंशियली तुमसे हेल्प चाहिए। और तुमने अगर ये मकान बेचा तो ऐसा नहीं कि वो रुपए तुम अकेले रखोगे, उसका हाफ पोर्शन तुम मुझे दोगे। अब पुलिस को ये सारी बातें छानबीन के क्रम में पता चली और इसी के साथ पुलिस को ये लगने लगा कि शायद मकान को लेकर ही विजय और कामले के बीच में विवाद शुरू हो गया होगा। घर वालों ने भी इस बात का इशारा किया, खासकर विमल से भी पुलिस ने पूछताछ की तो उससे भी इस बात का इशारा पुलिस को मिला कि मकान को लेकर विजय का और कामले का विवाद चल रहा था। लेकिन विजय रमेश शेट्टी पर शक करने की सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। पुलिस को और भी कुछ ऐसे सुराग और सबूतों की तलाश थी जिससे पुलिस ये कंफर्म कर पाती कि हाँ, इस घटना के पीछे विजय रमेश शेट्टी का हाथ हो सकता है। तो अब पुलिस ने विजय रमेश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की, क्योंकि एक कैरेक्टर या हम ये कहें कि एक ऐसा आदमी पुलिस को मिल चुका था जिस पर पुलिस के शक की सुई जाकर टिक रही थी। विजय रमेश शेट्टी के बारे में जानकारी जुटाने के क्रम में पुलिस को यह पता चला कि जिस दिन यह घटना हुई थी 21 अगस्त, उसी दिन से विजय जो है वो कालोद से गायब है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा था कि इस घटना में शायद विजय शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने जब विजय के मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो ये पता चला कि विजय का मोबाइल फ़ोन भी उसी दिन से स्विच ऑफ है। बीच में वो फ़ोन एक आध बार ऑन ज़रूर हुआ लेकिन स्विच ऑफ हो गया। और इसी बीच जब पुलिस ने उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पुलिस को ये भी पता चला कि उसने अपना जो पुराना नंबर है उसे चेंज कर दिया है और वो एक नया नंबर यूज़ कर रहा है। पुलिस अभी उस नए नंबर को ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, तब तक पता चला कि उसने अपना फ़ोन सेट भी चेंज कर दिया है और उसने फिर अपना एक नंबर और नया ले लिया है। जो दूसरा या तीसरा नंबर उसने लिया था उसने वो नंबर भी चेंज कर दिया है। तो इस तरह ये जो विजय रमेश शेट्टी है ये न सिर्फ डिकैम्प कर चुका था, कालोद से भाग चुका था, बल्कि वो फ्रीक्वेंटली अपना मोबाइल नंबर भी बदल रहा था, अपना लोकेशन भी बदल रहा था और उसका फ़ोन ज़्यादातर वक्त स्विच ऑफ आता था। तो ये सारी चीज़ें पुलिस के शक को धीरे धीरे यकीन में बदल रही थी कि इस घटना के पीछे विजय का हाथ हो सकता है। अब पुलिस ने उसे ट्रेस करने में पूरी ताकत लगा दी। इसी बीच पुलिस को विजय के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में भी पता चला और ये जो जानकारी थी, इस जानकारी ने तो पुलिस का शक जो है बिल्कुल यकीन में बदल दिया। और जानकारी ये थी कि विजय इससे पहले भी 2 बार दो लोगों की हत्याएं कर चुका था, यानी डबल मर्डर कर चुका था। विजय की एक बहन थी जिसकी शादी आज से कई साल पहले एक आदमी से हुई थी और फिर विजय की वो बहन एक रोज़ अपने घर में झुलस कर आग से जलकर मर गई। विजय को ये लगा कि उसकी बहन की मौत के पीछे उसका बहनोई और बहनोई का भाई यानी उसकी बहन का देवर ये लोग जिम्मेदार है। तो विजय ने 1995 में अपने बहन के पति यानी बहनोई और बहनोई के भाई की हत्या कर दी थी, डबल मर्डर किया था। और उस समय भी विजय ने फायर आर्म्स यानी पिस्टल का ही इस्तेमाल किया था। ये एक जानकारी थी। इसके अलावा विजय जो मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला था, वो मुंबई में रहता था। कुछ समय पहले तक मुंबई में काम करता था और वहाँ एक कंपनी में भी काम करने के दौरान उसका अपने मालिकों से विवाद हुआ था। और तब भी ठीक उसी तरह से जिस तरह उसने 95 में अपने बहन के पति और देवर की हत्या की थी, ठीक उसी तरह से उसने मुंबई में अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर की भी गोली मारकर हत्या की थी। और वो हत्या भी 2 लोगों की थी, यानी डबल मर्डर था। और उस समय भी विजय ने गन का ही और बुलेट्स का ही इस्तेमाल किया था। कत्ल का कोई और तरीका या मोडस ऑपरेंडी उसने नहीं अपनाई थी। तो पुलिस को जब ये पता चला कि चंद्रकांत सेतु कामले की हत्या के बाद से उसका जो बहनोई है वो गायब है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, बार बार वो फ़ोन चेंज कर रहा है, उसके बाद बहनोई का जब एंटीसीडेंट जिसे कहते हैं या पुरानी हिस्ट्री जिसे कहते हैं उसके बारे में जब पुलिस को पता चला कि वो पुराना क्रिमिनल है और 2 बार डबल मर्डर कर चुका है, तो पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि कामले की हत्या भी विजय ने ही की होगी। अब पुलिस विजय के बारे में जानकारी जुटा चुकी थी, लेकिन अब विजय को ट्रैक करने की पुलिस ने कोशिश शुरू की और इसके लिए एक साथ कई टीमें पुलिस ने इस काम में लगाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये विजय
रमेश शेट्टी बेसिकली कर्नाटक का रहने वाला था, हालांकि रहता महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र के मुंबई में उसने एक अच्छा खासा वक्त गुजारा, लंबा वक्त, कई साल तक वो जेल में भी रहा क्योंकि 2 बार डबल मर्डर कर चुका था। और इन दिनों वो रायगढ़ में रहता था और कालोद में ही उसने जो है इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन चूंकि उसका कॉन्टैक्ट मतलब उसका जो नेटिव है, उसका जो बेसिक प्लेस है वो कर्नाटक है, तो पुलिस ने ये तय किया कि अब वो कर्नाटक में भी विजय को ट्रेस करने की कोशिश करेगी, ट्रैक करने की कोशिश करेगी। और इसी कोशिश में उसके बारे में जानकारी जुटाती पुलिस जो है कर्नाटक के सोलापुर पहुंची। और सोलापुर में एक और पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम है अक्कलकोट। अक्कलकोट में पुलिस को ऐसा पता चला कि शायद विजय इसी जगह पर छुप कर रह रहा है। अब विजय पर हाथ डालने से पहले, चूंकि वो बहुत ही शातिर अपराधी है, पुलिस ने पूरी तरह से जाल बिछाया, रेकी की और ये पता करने की शुरुआत कर दी। भेष बदलकर सिविल ड्रेस में पुलिस वाले उस अक्कलकोट के इलाके में एक्टिव हो गए। रायगढ़ के पुलिस वाले घूमते रहे और उन्होंने ये देखने पता करने की कोशिश की कि यहाँ विजय का मूवमेंट है या नहीं है। और इसी एफर्ट में पुलिस ने उस मोटर बाइक को अक्कलकोट कर्नाटक के सोलापुर में ट्रेस किया, देखने में कामयाब हुई, जिस मोटर बाइक का इस्तेमाल कालोद में रायगढ़ में कामले की हत्या में हुआ था। यानी ये वही मोटरसाइकिल थी जिससे कामले की हत्या की गई थी और अब वो मोटरसाइकिल सोलापुर के अक्कलकोट में भी सीसीटीवी कैमरों में पुलिस को नजर आ रही थी। इस तरह से देखा जाए तो सारी चीज़ें गिरफ्तारी से पहले इशारा कर रही थी कि इस घटना के पीछे विजय ही शामिल है और विजय ही उस मोटर बाइक को इस्तेमाल कर रहा है जिस मोटर बाइक से उसने पहले मर्डर को भी अंजाम दिया था। अब पुलिस ने विजय की पिन पॉइंट लोकेशन निकालने की कोशिश की और उसमें पुलिस फाइनली कामयाब हो गई क्योंकि पुलिस लगातार पीछा कर रही थी। इस पूरे एक्सरसाइज में पुलिस को 2 महीने का वक्त लग गया और आखिरकार कालोद से ही, अक्कलकोट से ही, माफ़ कीजिएगा कालोद नहीं, अक्कलकोट से ही पुलिस ने विजय को गिरफ्तार कर लिया। और जब उसे पूछताछ की तो उसने माना कि हाँ, उसी ने अपने बहन के भाई चंद्रकांत, अपने पत्नी के भाई चंद्रकांत सेतु कामले की हत्या कर दी है। और हत्या के पीछे उसने वही वजह बताई कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। जिस मकान को वो बेचना चाहता था, चंद्रकांत सेतु कामले उस मकान का आधा हिस्सा मांग रहा था और उसे रास्ते से हटाने के लिए, जिसे उसे रुपए न देने पड़े, उसने कामले की हत्या करने का फैसला किया। उसने चूंकि पहले भी हत्याएं की थी, वो कुछ क्रिमिनल्स को भी जानता था और उन्हीं के हवाले से उसने उत्तर प्रदेश के कुछ हथियारों के तस्करों से 1.5 लाख रुपए में 2 देसी कट्टे खरीदे थे, यानी 2 कंट्री मेड फायर आर्म्स उसने खरीदे थे और इन्हीं देसी कट्टों या देसी पिस्टल जो भी कहे उसका इस्तेमाल करके उसने चंद्रकांत सेतु कामले की 21 अगस्त को हत्या कर दी थी। लेकिन रायगढ़ पुलिस जो इस मामले की तफ्तीश कर रही थी उसने बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से एक पॉइंट को जोड़ा और जोड़कर फाइनली किलर तक पहुंचने में वो कामयाब हो गई। और अब तीसरी बार कत्ल के मामले में पुलिस ने विजय रमेश शेट्टी को गिरफ्तार किया है। 2 बार इतनी जघन्य हत्याओं को अंजाम देने के बाद भी वो छुट्टा बाहर घूम रहा था, तो ये हमारे लीगल सिस्टम पर भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब जब वो तीसरी बार मर्डर के चार्ज में गिरफ्तार हुआ है तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि शायद हमारा लीगल सिस्टम इतने सालों में थोड़ा दुरुस्त हुआ होगा और अब इस विजय रमेश शेट्टी को आजीवन कारावास की सज़ा होगी और शायद वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन आता है या नहीं आता है, ये तो पुलिस की तफ्तीश, उसके सबूतों पर कोर्ट का भरोसा करना न करना, इन सारी बातों पर निर्भर करता है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा क्रिमिनल जो हैबिचुअल ऑफेंडर हो और एक के बाद एक, साल दर साल लोगों की जान लेता जा रहा हो, ऐसे आदमी को कानून की ओर से कोई रियायत, कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। तो आज की कहानी यहीं तक। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ अपनी राय, अपना कमेंट हमें ज़रूर लिख कर बताइएगा। जो कल हमने स्टोरी सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह पंजाब की एक नहर में कार के अंदर सीट बेल्ट में बंधी एक शख्स की लाश मिली और उसके पीछे एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। वो एक एक्सीडेंट का मामला था या मर्डर का मामला था? अगर तो वो एक्सीडेंट था तो वो एक्सीडेंट कैसे हुआ? अगर मर्डर था तो मर्डर के पीछे की वजह क्या थी? अगर आप जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस स्टोरी को सर्च करके सुन सकते हैं। मेरे सामने कुछ कमेंट्स हैं जो आप लोगों ने किया है। स्प्रिया रॉय, इन्होंने गणेश चतुर्थी के लिए मैंने आप लोगों को जो विश किया था उन्होंने रेसिप्रोकेट किया है, थैंक यू वेरी मच। मेरी ओर से भी आपको फिर से शुभकामनाएं। प्रदीप भंबू जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। सुरेश कांजले
ने कमेंट किया है, गणेशोत्सव पर उन्होंने मुझे और मेरे पूरे परिवार को बधाइयाँ दी हैं, थैंक यू वेरी मच। सुजाता सारा अब्राहम रेगुलर कमेंट करते हैं, यू आर वे टू मच ऑनेस्ट एंड सिंसियर, इन्होंने सुजाता ने लिखा है, थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर कम्प्लीमेंट्स एंड थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार भरी शिकायत की है कि इस तरह बार बार मुझे गैर हाजिर नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरी परेशानी को समझा भी है। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि जिन लोगों ने शिकायत की है कि मैं बीच बीच में अनुपस्थित हो जाता हूँ, एब्सेंट हो जाता हूँ, उन लोगों ने भी मेरे प्रॉब्लम को अप्रिशिएट तो किया ही होगा। हाँ, उनकी उम्मीद मुझसे ज़रूर होती है कि मैं रोज़ हाजिर हो जाऊँ, इसीलिए वो शिकायत करते हैं। मैं उसको भी बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ। रोहित सिंह जी ने कहा है कि इलिसिट रिलेशनशिप का अंजाम जो है अक्सर बड़ा ख़तरनाक होता है। और काके चौधरी जी, इन्होंने बड़ी दिलचस्प बात लिखी है, इन्होंने लिखा है, सर जी आपकी माफ़ी मांगने की अदा भी दीवाना करती है। क्या बात है, जब आप किसी को पसंद करते हैं ना तो उसकी हर बात हर चीज़ आपको अच्छी लगने लगती है, और जब आप किसी को नापसंद करते हैं तो वो कुछ अच्छा भी करता है तो हम कई बार उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। ये एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन साइकी या माइंड है, जो मुझे लगता है कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ। क्या आप लोग भी ऐसा महसूस करते हैं? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एक और बड़ी दिलचस्प बात जो मैं फ़ील करता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी उस पर अपनी राय दें, कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको देखकर आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है और अच्छा लगता है, बेशक आप उस आदमी को जानते हो या न जानते हो, उससे आपकी कोई बातचीत होती हो या ना होती हो। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको देखकर आपको बहुत मज़ा नहीं आता, ये बहुत आकर्षण आप महसूस नहीं करते, चाहे वो आदमी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप के बारे में वो अच्छी राय रखता हो, लेकिन शायद आप अपने आप को उसके साथ कनेक्टेड फील नहीं करते। तो ऐसा भी कई बार होता है। तो खैर, ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, और मेरे साथ तो ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं फिर भी सारे लोगों से बहुत अच्छे टर्म्स रखने की कोशिश करता हूँ। फैयाज़ मुनीर साहब ने कमेंट किया है, बहुत थैंक यू आपका। मौलाना निसार अहमद नागपुरी तो हमारे रेगुलर लिसनर हैं और रेगुलर कमेंट करते हैं, मैं बहुत बहुत आपको शुक्रिया कहना चाहता हूं नागपुरी साहब, इतनी शिद्दत से आप कमेंट किया करते हैं, थैंक यू वेरी मच। विजेंद्र सिंह जी, प्रज्वल घिमिरे साहब का कमेंट बहुत दिन बाद आया है, या शायद मेरी आंखों के सामने से बहुत दिन बाद गुजर रहा है। नीलेश ठाकुर जी का कमेंट है, परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हैं, सोनू रामगढ़िया जी का कमेंट है, रोहित नहीं, इनका नाम है रथिंद्रनाथ दत्ता। ऐसे लोगों का यही हाल होता है भाई साहब, इन्होंने ऐसा लिखा है। बिल्कुल, इकराम आलम जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहम्मद अफजल हुसैन जी का कमेंट है, और सलीम अहमद ने भी कमेंट किया है, संजीव पाल का कमेंट है, सिद्धार्थ जैन, पुष्कर आनंद, सुनीसा सबा जी का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि बुराई का अंजाम जो है वो बुरा ही होता है। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, संजय सोनी जी का कमेंट है, सतीश कारवासरा, इन्होंने भी कमेंट किया, बहुत धन्यवाद आपका। रेखा भट्ट जी, ये महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने बाकायदा मराठी में जो है वो गणेशोत्सव के लिए मुझे बधाइयाँ दी हैं, और इन्होंने लिखा है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, भारत के जो महान व्यक्तित्व थे, उन्होंने गणेशोत्सव की शुरुआत की थी। बिल्कुल, इस विजय विजय बाबर जी का भी कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ABBJ, मरियम मोहम्मद जी, खाने दिल, और मनोज प्रभाकर लुधियाना से हैं, उन्होंने भी कमेंट किया। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है, आप जानते हैं सारे लोगों के नाम और कमेंट एक दिन में नहीं पढ़ सकता। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।